जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे विश्व इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना, और घटना ना कहेंगे उसको, एक बहुत ही व्यापक प्रक्रिया जिसको उपनिवेशवाद कहते हैं। और इस उपनिवेशवाद के दो पहलू हम देखेंगे, उपनिवेशवाद की पूरी घटना और फिर इस उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के कारण होते हैं दुनिया में दो विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेके 1918 तक और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेके 45 तक। इन दोनों विश्व युद्धों ने दुनिया को बहुत बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित किया। ये दोनों विश्व युद्ध इसी उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के कारण ही हुए थे। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन्हीं उपनिवेशों के समाप्त होने की प्रक्रिया, उपनिवेशों के साम्राज्यों के अंत की प्रक्रिया को विद्वानों ने, इतिहास के विद्वानों ने भी उपनिवेशीकरण की संज्ञा दी है, जिसे हम कॉलोनाइजेशन और डीकॉलोनाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो ये उपनिवेशवाद की घटना यूरोप से ही शुरू होती है, क्योंकि इसी देश में हुआ था पुनर्जागरण। और पुनर्जागरण की परिणति कहते हैं, रेनेसां की परिणति, वहां पर बहुत ही बौद्धिक चेतना का जन्म हुआ था। वहां के लोग, यूरोप के लोग खुले समुद्र में, कहते हैं वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ, दिक्सूचक यंत्र के साथ, बड़े बड़े जहाजों के साथ पुनर्जागरण की परिणति के फलस्वरूप खुले समुद्रों में उतरे और उन्होंने नई नई भौगोलिक खोजें की। इन नई नई भौगोलिक खोजों को हम कहीं ना कहीं भारतीय आधुनिक इतिहास में कोलंबस और वास्को डी गामा के रूप में भी देखते हैं। ये उसी पुनर्जागरण काल की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया का भाग था, जब भारत की खोज पुर्तगाली वास्को डी गामा ने की थी। इसी पुनर्जागरण के कारण बहुत से वैज्ञानिक आविष्कार हुए थे और वैज्ञानिक आविष्कार के माध्यम से व्यापार, वाणिज्य, उद्योग पर भी प्रभाव पड़ा था। खैर, लेकिन विशेष प्रभाव जो व्यापार, वाणिज्य और उद्योगों पर पड़ेगा वो पड़ेगा 18वीं और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में होने वाली औद्योगिक क्रांति का। इस औद्योगिक क्रांति से यूरोप के उन्हीं देशों में जिन्होंने, कहते हैं, इस पुनर्जागरण में बढ़ चढ़कर भाग लिया था, उन्हीं देशों में औद्योगिक उत्पादन क्रांतिकारी तरीके से बढ़ेगा। ये औद्योगिक क्रांति वैसे तो संपूर्ण यूरोप से हुई थी, लेकिन कहते हैं औद्योगिक क्रांति का मुख्य प्रारंभ इंग्लैंड से माना जाता है। इंग्लैंड की परिस्थितियां ऐसी अनुकूल थी कि उसने औद्योगिक क्रांति को प्रारंभ किया, या औद्योगिक क्रांति को प्रारंभ करने का श्रेय उसी इंग्लैंड को दिया जाता है। इस औद्योगिक क्रांति से पूरे यूरोप में उत्पादन के क्षेत्र में क्रांति आई, और जब यूरोप में उत्पादन बहुत अधिक बढ़ा तो उस उत्पादन हुई वस्तुओं को खपाने के लिए, उनके लिए आवश्यक बाजारों के लिए और उन, कहते हैं, बाजारों के लिए कच्चा माल लाने के लिए उन्होंने उन खोजी गई भौगोलिक स्थानों पर, देशों पर अपने उपनिवेश स्थापित किए। यहाँ दो शब्द आते हैं, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद, जिनमें थोड़ा सा अंतर दिखाई देता है। उपनिवेशवाद जो संकल्पना है वो थोड़ी सी व्यापक है, जबकि साम्राज्यवाद की संकल्पना थोड़ी सी संकुचित है। साम्राज्यवाद की संकल्पना का संबंध केवल और केवल राजनीतिक विचारधारा से है। केवल राजनीतिक स्तर पर किसी क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित कर लेना, उसकी सत्ता को पलट कर वहां सत्ता स्थापित कर लेना साम्राज्य की स्थापना कहलाती है। इस साम्राज्य को हमने ब्रिटिश साम्राज्य के रूप में भी देखा। इस साम्राज्य को कहीं ना कहीं हमने इतिहास में, प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य के रूप में भी देखा होगा। वो साम्राज्य तो था, लेकिन वो उपनिवेशवाद नहीं था। यहाँ हम
उपनिवेशवाद की व्यापक व्याख्या को प्रस्तुत करते हुए बताएंगे कि उपनिवेशवाद में साम्राज्यवाद के साथ और चीजें संलग्न हो जाती हैं। उपनिवेशवाद में कहते हैं कि उस क्षेत्र पर, उस देश विशेष पर, उस भूभाग विशेष पर विशिष्ट प्रभाव डाला जाता है और उसकी संस्कृति, उसके धर्म, उसकी राजनीति, उसके रहन सहन, उसके जीवन स्तर को प्रभावित किया जाता है। उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद से इस स्तर पर थोड़ा सा आगे निकल जाता है। अब हम बात करते हैं उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की परिणति। कहते हैं ये उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद जो यूरोप में हुआ, उसी उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की बुरी परिणति के रूप में, बुरे परिणाम के रूप में दुनिया के सामने प्रथम विश्व युद्ध आया। ये प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला। ये विश्व युद्ध कहते हैं जुलाई 1914 से शुरू हुआ और नवंबर 1918 तक 4 वर्ष चला। हालांकि इस युद्ध को विश्व युद्ध कहा जाता है, इस युद्ध को सर्वांगिक युद्ध या टोटल वार कहा जाता है, उसके पीछे भी कुछ कारण हैं, क्योंकि अभी तक हुए किसी युद्ध को विश्व युद्ध की संज्ञा नहीं दी गई थी। एक ब्रह्म प्रश्न उठता है कि इसे ही विश्व युद्ध क्यों कहा जाता है, इसे ही सर्वांगिक वार क्यों कहा जाता है। हालांकि जब ये विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच में हुआ था, तब इसे विश्व युद्ध का नाम नहीं दिया गया था। लोगों को लगता था कि कोई इतनी बड़ी महामारी, इतनी बड़ी घटना फिर से दुनिया में नहीं होगी। लेकिन इस प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों ने, इस विश्व युद्ध की शांति संधियों ने ऐसे बीज बोए कि मात्र 20 साल के अंतर पर द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, जो कि प्रथम विश्व युद्ध से ज्यादा त्रासद और भयानक था, जिसने दुनिया को परमाणु विस्फोट जैसी त्रासदी दी। प्रथम विश्व युद्ध से ही ज्यादा व्यापक था द्वितीय विश्व युद्ध। जब ये द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तब इस युद्ध का नाम प्रथम विश्व युद्ध कहा गया। हालांकि हमारे सिलेबस में इस उपनिवेशीकरण और विउपनिवेशीकरण के साथ तृतीय विश्व युद्ध का भी नाम दिया गया है, पर ऐसी कोई तृतीय विश्व युद्ध की घटना व्यवस्थित रूप से इतिहास में नहीं हुई। लेकिन इतिहास के स्टूडेंट होते हुए हमें अतीत के साथ वर्तमान के प्रभाव को भी समझना चाहिए। कहते हैं इतिहास में निरंतरता और परिवर्तन के क्रम में उस अतीत के विश्व युद्धों से होते हुए आज के इजराइल फलस्तीन के घटनाक्रम में, आज के रूस और यूक्रेन के क्राइसिस में, आज के नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया क्राइसिस में, आज के इंडो पाक क्राइसिस में, जब दुनिया लगता है कि विश्व युद्ध के मुहाने पर पहुंच गई है। हालांकि इन घटनाओं में हुई हिंसक वारदातें विश्व युद्ध को भी कहीं पीछे छोड़ देती हैं। जैसे रूस और यूक्रेन में इतना नरसंहार हो चुका है कि वो विश्व युद्धों के मायने में भी थोड़ा सा आगे निकले। अभी आप पिछले कुछ दिनों से इजराइल फलस्तीन के बीच में भी एक युद्ध देख रहे हैं, जिसमें लगातार जन धन की हानि हो रही है। इन्हें विश्व युद्ध तो नहीं कहा जा रहा, लेकिन इन्हें कभी कभी तृतीय विश्व युद्ध के समकक्ष भी रखा जाता है। विश्व इतिहास में तृतीय विश्व युद्ध की संकल्पना तो नहीं है, लेकिन जब हम ये घटनाक्रम देखते हैं, जन धन मानव की हानि देखते हैं, क्रूरता देखते हैं, हिंसा देखते हैं, विज्ञान और तकनीकी का दुरुपयोग देखते हैं, तो मन अनायास ही तृतीय विश्व युद्ध की कल्पना करने लगता है। खैर, तृतीय विश्व युद्ध वाली बात हम आखिरी के लेक्चर में करेंगे, लेकिन अभी हम बात करेंगे कि उस उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से विश्व युद्ध कैसे शुरू हुआ, और वो विश्व युद्ध जो यूरोप से शुरू हुआ, उस विश्व युद्ध को विश्व युद्ध क्यों कहा जा रहा है, सर्वांगिक युद्ध क्यों कहा जा रहा है,
यूरोप महाद्वीप में होने वाला युद्ध पूरी दुनिया के युद्ध के रूप में कैसे देखा जा रहा है, तो उसका जवाब हम ही देंगे आपको कि पहले जितने युद्ध होते थे वो स्थान, क्षेत्र या सत्ता विशेष को लेकर होते थे, लेकिन अब ये जो युद्ध हुआ था इसने यूरोप की सीमाओं को पार करके अन्य महाद्वीपों की सीमाओं को भी छुआ था। इसमें ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा जिसमें इस युद्ध को के क्षेत्र को स्पर्श ना किया हो। यह युद्ध अटलांटिक महासागर में लड़ा गया, ये युद्ध प्रशांत महासागर में लड़ा गया, ये युद्ध कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से अफ्रीका में भी लड़ा गया, एशिया में भी लड़ा गया। ये युद्ध कहते हैं अपने 60 दूसरे युद्धों की तुलना में व्यापक स्वरूप और उसी के क्रम में व्यापक परिणाम लिए हुए था। पहले के युद्ध सत्ता विशेष में होते थे, पहले के युद्धों में केवल सैन्य हानि होती थी, सैनिक को मारता था, लेकिन इस विश्व युद्ध ने सैनिकों के अलावा आम मानवों को भी आम नागरिकों को भी अपना शिकार बनाया, आम नागरिकों को भी अपना टारगेट बनाया और आम नागरिक भी सैनिकों से ज्यादा संख्या में मारे गए। इस युद्ध ने कहते हैं जीवन को पूरे तरीके से प्रभावित किया। इस युद्ध ने संपूर्ण विश्व में जीवन को सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से प्रभावित किया। इस युद्ध के बाद व्यापक परिणाम सामाजिक क्षेत्र में दिखाई देते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में दिखाई देते हैं और आर्थिक क्षेत्र में भी दिखाई देते हैं। आज तक किसी युद्ध का इतना व्यापक परिणाम दुनिया के सामने नहीं आया था। इस प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि से उठाकर हम उसके कारण के साथ उसके घटनाक्रम और उसके परिणाम को समझने का प्रयास आगे की क्लास में करेंगे। तो बड़े ध्यान से सुने कि ये विश्व युद्ध की कहानी कैसे चलती है। हम कम समय में सारी सारगर्भित बातों को समझाने का प्रयास करेंगे। हालांकि हम यहाँ लेखन का कार्य तो नहीं करा पाएंगे, लेकिन हम लगातार निरंतर प्रभाव में इतिहास की सारी चीजों को समेटते हुए उपनिवेशवाद के साथ साथ, साम्राज्यवाद के साथ साथ हम प्रथम विश्व युद्ध के सारे घटनाक्रम को समझेंगे। प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 18 तक हुआ था, उसकी पृष्ठभूमि और कारणों को जानने के लिए अभी हमने बताया कि इस युद्ध को विश्व युद्ध क्यों कहा जाता है। उसके कार्य कारण सिद्धांत को हमने कम शब्दों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इतिहास हमेशा कहता है कि कोई भी घटना नहीं होती है, एक प्रक्रिया का परिणाम होती है। कोई भी घटना एक दिन में नहीं होती है। घटना को होने के लिए उसकी प्रक्रिया निरंतर अबाध चलती रहती है। जैसे कि हमने भारतीय इतिहास में देखा होगा कि 1857 का विद्रोह मात्र एक दिन में नहीं हो गया था। उस विद्रोह को होने में लगभग अंग्रेजों के आगमन से, प्लासी के युद्ध से लगभग 1757 से 100 वर्षों का समय लगा था। और उसका कारण केवल वो चर्बी वाले कारतूस नहीं थे, वो तो उसका मात्र तात्कालिक कारण थे। उसके अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सैन्य कारण भी थे। यहाँ भी हम यूरोप की राजनीति से उठाते हुए थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हुए, क्योंकि यूपीएससी की डिमांड होती है कि आप किसी भी चीज को ग्रास रूट लेवल से उठाते हुए उसे समझाएं और उसको पीक तक ले जाएं। यूपीएससी की डिमांड होती है कि आप बताएं कि अतीत से वर्तमान तक निरंतरता और परिवर्तन के क्रम में हम आज उसको किस रूप में देखते हैं। तो उसी सारे समीकरणों में पिरोने का प्रयास हम इस प्रथम विश्व युद्ध को करेंगे। हमने हालांकि पहले से ही यूरोप महाद्वीप का चित्र बना रखा है। आप परेशान ना हो कि ये हमने क्या ड्रॉ कर रखा है। हमने पूरे विश्व को नहीं बनाया है, इस यूरोप महाद्वीप को बनाया है।
इस यूरोप महाद्वीप के उन देशों, कुछ कम देशों को उकेरने का प्रयास यहाँ किया है, जिनके अंतर्विरोध, जिनकी दुश्मनी, जिनकी शत्रुता, जिनके एक दूसरे के प्रति दुराभाव जाके प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनेंगे। हालांकि ये यूरोप आज की विश्व राजनीति में इकट्ठा हो गया है और यूरोपीय संघ के रूप में जाना जाता है, जिस यूरोप ने दो विश्व युद्धों को जन्म दिया। और आज इस यूरोप में कोई संघर्ष नहीं होता है, लेकिन 2 विश्व युद्धों के बाद ये सारे क्राइसिस, ये सारे संकट स्मार्ट तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से एशिया और दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए गए हैं, जिन्हें हम आज इजराइल फलस्तीन के रूप में, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के रूप में, इंडो चाइना के रूप में देखते हैं, इंडो पाकिस्तान और इंडो चाइना के रूप में देखते हैं। खैर, वो बात आखिरी लेक्चर तक जाएगी, उस पिक्चर को हम आखिरी तीसरी क्लास तक क्लियर करने का भरसक प्रयास करेंगे। अभी आते हैं हम अपने यूरोप महाद्वीप के इस टॉपिक पर कि ये यूरोप महाद्वीप है जो प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। भूगोल में इसको प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि ये महाद्वीप 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और एक ओर से ये भूमि से जुड़ा हुआ है। ऐसी भूमि जो 3 ओर से समुद्र से घिरी हुई और एक ओर से स्थल भाग से जुड़ी हो, उसको प्राय द्वीप कहते हैं। इसलिए इस यूरोप को, जो उच्च अक्षांशों में स्थित है, उत्तरी ध्रुव के लगभग नियर स्थित है पृथ्वी पर, कहते हैं इसकी अवस्थिति लगभग ये है, जो समशीतोष्ण जलवायु के लिए जाना जाता है। उस यूरोप को हम प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। इस यूरोप में पुनर्जागरण की घटना हुई 13वीं-14वीं शताब्दी में, फिर 17वीं-18वीं शताब्दी में हुई औद्योगिक क्रांति। इसी यूरोप में हुई थी 1789 में फ्रांस की क्रांति, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट का नाम फ्रांस की क्रांति के पुत्र और फ्रांस की क्रांति के हंता के रूप में आता है। ये सारी बातें हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में इन सारी चीजों का घालमेल आपको दिखाई देगा। पुनर्जागरण नहीं होता तो भौगोलिक खोजें नहीं होती, यूरोप के मानव का इतना साहस नहीं होता, नई वैज्ञानिक खोजें नहीं होती, वैज्ञानिक तार्किक विचारों को महत्व नहीं दिया जाता, और फ्रांस की क्रांति अगर नहीं होती तो शायद राजतंत्र की कभी विदाई नहीं होती और लोकतंत्र की स्थापना, जनता के लिए जनता के शासन की स्थापना, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत की स्थापना, पंथ निरपेक्षता की स्थापना दुनिया को शायद कभी सुनाई नहीं देती। इस फ्रांस की क्रांति ने ही दुनिया को राजतंत्र की जगह लोकतंत्र की संकल्पना दी है। और उसी के बाद औद्योगिक क्रांति ने इस यूरोप के उत्पादन को सीधे सीधे कारीगर के घर से कारखाना पद्धति तक शिफ्ट कर दिया था। और उस कारखाना पद्धति के कारण, इतने विकास के कारण, इतनी कहते हैं संपत्ति के कारण यूरोप से ही उपनिवेशवाद का निर्यात हुआ और किसी महाद्वीप ने कभी उपनिवेशों की स्थापना के प्रयास नहीं किए। और इन्हीं उपनिवेशवादी देशों की आपसी प्रतिस्पर्धा, उनकी कूटनीतिक संधियां, उनका सैन्यवाद, उनका अंध राष्ट्रवाद, कहते हैं इस दुनिया को प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध तक ले जाएगा। इसी यूरोप ने दुनिया की दशा और दिशा निर्धारित की है। अब हम अपने महत्वपूर्ण टॉपिक पर आते हैं। यहाँ हमारा उद्देश्य कहीं से भी आपको भटकाना नहीं है, लेकिन एक विश्व इतिहास के स्टूडेंट को, खासतौर पर यूपीएससी, खासतौर पर सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट को इन सारी चीज़ों की जानकारी होना चाहिए। ध्यान रखें, इसलिए जब विश्व इतिहास पढ़ा जाता है, बहुत स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ा जाता है, तो उसे फ्रांस की क्रांति से, पुनर्जागरण से ही शुरू किया जाता है।
तब जाके फिर औद्योगिक क्रांति, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, और तब आता है आपका प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध की जब हम बात कर रहे हैं, यूरोप का मैप हमने बना रखा है, तो हम देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि कि जो 1914 से लेकर 18 तक चला प्रथम विश्व युद्ध, 1914 से लेके 18 तक चला जो विश्व युद्ध, उस विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि, उसके कारण, उसका घटनाक्रम कहाँ से शुरू होता है। पहले तो हम थोड़ी सी लोकेशन देख लेते हैं। पूरे यूरोप के देशों की लोकेशन जब हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि एक विशालकाय देश हमें दिखाई दे रहा है जिसका नाम है रूस। हालांकि ये दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है और जिसका एक बहुत बड़ा भाग एशिया में है, लेकिन इसका बहुत बहुत ज्यादा राजनीतिक रूप से सक्रिय भाग यूरोप में आता है। ये यूरोप की एक बड़ी ताकत माना जाता है रूस। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें एक देश दिखाई देता है जर्मनी। ध्यान रखना, जर्मनी जिसका नाम आते ही हमें हिटलर का नाम दिमाग में कहीं ना कहीं आ जाता है, लेकिन हिटलर के पहले भी जर्मनी के एकीकरण के दौरान, जर्मनी के इंटीग्रेशन के दौरान कहते हैं एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी उभर के आती है जिसका नाम है ऑटो वॉन बिस्मार्क। अगर आप जर्मनी के एकीकरण को नहीं समझेंगे, जर्मनी के एकीकरण को नहीं जानेंगे, सेडान के युद्ध को और सेडोबा के युद्ध को नहीं जानेंगे, तो आप फ्रांस और जर्मनी की प्रतिद्वंद्विता को नहीं समझ पाएंगे। केवल जर्मनी के नाम के साथ हिटलर का नाम ही नहीं जुड़ता, ऑटो वॉन बिस्मार्क का नाम भी जुड़ता है। जिस बिस्मार्क ने, जिस जर्मनी के चांसलर ने अपनी बुद्धि के बल पर, जिस जर्मनी के चांसलर ने अपनी साम दाम दंड भेद की नीति के तहत कहते हैं जर्मनी का एकीकरण किया था, लेकिन इस जर्मनी के एकीकरण के दौरान उसने अनेक देशों को आहत भी किया था। इनमें से एक देश फ्रांस था, जो कि एक अपना बहुत कीमती क्षेत्र, जो लगभग यहाँ था अल्लास लॉरेन का क्षेत्र, अल्लास लॉरेन का क्षेत्र जो खनिज संसाधनों से भरपूर था, उसको फ्रांस ने जर्मनी के हाथों खो दिया था। और जर्मनी द्वारा छीने गए इस क्षेत्र को हमेशा पाने की ललक फ्रांस में थी। कहते हैं अपमान बोध इतिहास का निर्माण कराता है, तो आपको ये अपमान बोध फ्रांस के अल्लास लॉरेन के क्षेत्र छिन जाने में भी दिखेगा, और आगे आपको ये अपमान बोध जर्मनी के साथ प्रथम विश्व युद्ध के बाद की गई वर्साय की संधि में भी दिखेगा, जिस एक संधि ने द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि का निर्माण कर दिया था। लेकिन दोनों में कॉमन चीज अपमान होना था। एक जगह अपमान फ्रांस का हो रहा है और दूसरी जगह अपमान जर्मनी का होगा, और वो जर्मनी अपमान बोध की आग में हिटलर को जन्म देगा और हिटलर जागे आगे द्वितीय विश्व युद्ध के विध्वंस की पृष्ठभूमि का निर्माण करेगा। ये जर्मनी, ध्यान रखना, जो दोनों विश्व युद्धों में प्रमुख खलनायक की भूमिका निभाएगा। आज आपको मालूम होना चाहिए कि यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, यूरोप का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी क्यों संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 सदस्यों में से नहीं है, जबकि उससे छोटी अर्थव्यवस्थाएं, उससे कम विकसित देश फ्रांस और ब्रिटेन स्थायी सदस्य के रूप में हैं। जब हम द्वितीय विश्व युद्ध में जाएंगे, मित्र राष्ट्रों के प्रयासों को पढ़ेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि मुख्य विपक्षी, मुख्य खलनायक, अगर हम सिनेमा की बात करें कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध कोई सिनेमा है, फिल्म है, तो उसका खलनायक माना जाएगा कौन? जर्मनी। ध्यान रखना, इसलिए उस जर्मनी को आज विश्व राजनीति में वो स्थान प्राप्त नहीं है। खैर, हम यूरोप के मैप के माध्यम से आपको चीजें बता रहे थे, संक्षिप्त में प्रयास कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास समय भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। इस जर्मनी की कहानी, जिसका कहते हैं कि ये एक क्षेत्र पोलैंड, रूस के पहले पोलैंड वाला भाग भी आता है,
ये पोलैंड वाला भाग भी आता है। और कहते हैं इसी जर्मनी से लगता हुआ है फ्रांस। ये फ्रांस भी दोनों विश्व युद्धों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। फ्रांस भी जो कि स्थल मार्ग से जर्मनी से लग रहा है। ये बताना जरूरी इसलिए है क्योंकि इस इंग्लैंड को, इस ब्रिटिश द्वीप समूह को, इस ग्रेट ब्रिटेन को एक समुद्री इंग्लिश चैनल, एक स्ट्रेट जलसंधि, स्ट्रेट ऑफ डोवर, सेस यूरोप से अलग कर देती है। और सेस यूरोप से जब अलग कर देती है तो इस यूरोप के राष्ट्रों को कभी प्रत्यक्ष रूप से इंग्लैंड पर या ब्रिटेन पर हमला करने का मौका नहीं मिला। इस जलदुर्ग ने, इस समुद्र ने इस ग्रेट ब्रिटेन को अभेद रक्षा कवच दिया। इसलिए इस अभेद रक्षा कवच के साथ साथ इस चारों तरफ से घिरी हुई समुद्री सीमा के कारण यहाँ पर नौसेना का जबरदस्त विकास हुआ, बंदरगाहों का भी विकास हुआ। कहते हैं ब्रिटेन का साम्राज्य, ब्रिटेन का उपनिवेशवाद इतना जबरदस्त था कि ब्रिटेन के साम्राज्य में कभी भी शूर अस्त्र नहीं होता था। जिस ब्रिटेन के गुलाम हम भारतीय लोग थे, जिस ब्रिटेन के गुलाम ऑस्ट्रेलिया वाले थे, जिस ब्रिटेन के गुलाम दक्षिण अफ्रीका वाले थे, जिस ब्रिटेन का गुलाम एक समय अमेरिका था, उसके साम्राज्य के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य का सूर कभी अस्त नहीं होता। खैर, ये इंग्लैंड की आधुनिक, कहते हैं इंग्लैंड की सामुद्रिक परिस्थितियां हैं जो उसको अभेद और अजेय बनाती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड को विश्व की शक्तियों ने परेशान ना किया हो। जर्मनी ने हमेशा इंग्लैंड के लिए परेशानी के सबब खड़े किए हैं। हम बात करेंगे आगे द्वितीय विश्व युद्ध की, जब हिटलर ने बहुत बमबारी की थी इंग्लैंड पर, और इंग्लैंड का नेतृत्व कर रहे थे विश्वविख्यात विंस्टन चर्चिल, और उन विंस्टन चर्चिल के साहसिक प्रयासों से इंग्लैंड जैसे तैसे बच सका था। हालांकि आप ध्यान रखना कि दोनों विश्व युद्धों के बाद ये यूरोप का साम्राज्य, ये यूरोप का उपनिवेशवाद ढहने लगेगा, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जहां संयुक्त राष्ट्र संघ भी आएगा, वहां दुनिया में ये यूरोप की शक्तियां गर्त की ओर चली जाएंगी, ढलान की ओर चली जाएंगी, जबकि दुनिया में दो नए शक्तिशाली आका, दो दुनिया के नए बॉस जन्मेंगे। एक साम्यवादी रूस जन्मेगा और एक पश्चिमी पूंजीवादी अमेरिका। फिर दुनिया द्विध्रुवीय हो जाएगी और इन दो ध्रुवों के बीच में विचारधारा को लेके एक ऐसा संघर्ष होगा जिसकी प्रकृति हमेशा शीत बनी रहेगी, कोल्ड बनी रहेगी। उसको कहा जाएगा कोल्ड वॉर। तो ये कहानी जब हम शुरू कर रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध के साथ सारी चीजों को बार बार कोरिलेट कर रहे हैं, तो ये एग्जाम की मांग है। क्योंकि अगर आपको अपने अंतरराष्ट्रीय संबंध बहुत अच्छे करने हैं, IR बहुत अच्छा करना है, तो आपको विश्व इतिहास की अच्छी और गहरी जानकारी होना चाहिए। भूगोल की जानकारी तो अनिवार्य है ही, लेकिन विश्व के इतिहास की जानकारी भी आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। उसी को हम क्लियर करने का एक सार्थक और छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। हालांकि हम हैं प्रथम विश्व युद्ध में, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध को लांघते लांघते, उसको पार करते करते, जो इतिहास की भाषा में कहते हैं निरंतरता और परिवर्तन के क्रम में द्वितीय विश्व युद्ध पर भी पहुंच जाते हैं, जो मात्र प्रथम विश्व युद्ध के 20 साल बाद हुआ था। और उसके बाद हम शीत युद्ध, कोल्ड वॉर पर भी पहुंच जाते हैं, और कोल्ड वॉर को भी नागते हुए एक ध्रुवीय विश्व के रूप में अमेरिका की, हालांकि हमने बात नहीं की, लेकिन फिर भी आज के तांडव की ओर हम पहुंच जाते हैं। इस तांडव को हम बहुत दिन से रूस यूक्रेन में देख रहे हैं, पिछले कुछ दिन से हम इजराइल फलस्तीन में उस तांडव को देख रहे हैं, जिसको शायद तृतीय विश्व युद्ध की संख्या कभी कभी दे दी जाती है। तो आप कंफ्यूज ना हो कि तृतीय विश्व युद्ध तो नहीं हुआ,
लेकिन ये विश्व युद्ध से कम भी नहीं है। ईश्वर ना करे कि दुनिया की सारी ताकतें किसी तीसरे युद्ध में शामिल हो जाएं, जैसे 2 विश्व युद्धों में शामिल हुई थी। खैर, हम बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध में। हमने ये सारी कंट्रीज देख ली हैं, इनके अलावा इनकी लोकेशन देख ली है। फ्रांस और जर्मनी बिल्कुल लगे हुए हैं, इसलिए दोनों विश्व युद्धों में जर्मनी इस फ्रांस को बार बार पराजित करेगा, उसके अपमान का मान मर्दन करेगा, लेकिन ब्रिटेन को जीतने में उसे पूर्णतः सफलता नहीं मिलेगी। हालांकि जर्मनी रूस पर भी अटैक करेगा, लेकिन रूस पर अटैक करने का निर्णय उसका द्वितीय विश्व युद्ध में गलत साबित हो जाएगा। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध में रूस जब इंग्लैंड और फ्रांस और अमेरिका के साथ युद्ध कर रहा था, मिलके जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली और ऑटोमन साम्राज्य, जो यहाँ ऑटोमन साम्राज्य जिसे तुर्की भी कहते हैं, उसके खिलाफ संघर्ष कर रहा था। तो वहां एक बड़ी घटना होती है, रूसी साम्यवादी क्रांति, जो 1917 में होती है, और रूस प्रथम विश्व युद्ध से अपना नाम वापस ले लेता है। खैर, इसके अलावा अगर एक क्षेत्र की चर्चा हम ना करें तो शायद प्रथम विश्व युद्ध की कहानी शुरू ही ना हो पाए, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध अगर किसी कारण से हुआ था तो वो सबसे बड़ा कारण था बाल्कन प्रायद्वीप। बाल्कन प्रायद्वीप के छोटे छोटे देश जो उग्र राष्ट्रवाद के कारण, कहते हैं बाल्कन प्रायद्वीप के देश जो उग्र राष्ट्रवाद के कारण स्वतंत्र देशों की स्थापना का प्रयास कर रहे थे, और वहां की जातिगत समस्याएं, वहां की स्थानीय समस्याएं इतना बड़ा रूप ले लेती हैं कि ये बाल्कन प्रायद्वीप का युद्ध प्रथम विश्व युद्ध का रूप धारण कर लेता है। तो इस बाल्कन प्रायद्वीप को बताना बहुत जरूरी है। जिस बाल्कन प्रायद्वीप में रूस अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था, इस बाल्कन प्रायद्वीप में बहुत बहुत छोटे छोटे देश हैं। ऑस्ट्रिया हंगरी उससे लगा हुआ है, सर्बिया, आपके स्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया, सर्बिया, ग्रीस, बहुत छोटे छोटे देश आज भी इस बाल्कन प्रायद्वीप में है। और यही बाल्कन प्रायद्वीप प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक और सबसे महत्वपूर्ण कारण बनेगा। हालांकि हमने जर्मनी के एक चांसलर बिस्मार्क की बात की थी। उस बिस्मार्क ने बहुत समय पहले एक घोषणा कर दी थी कि अगर कभी दुनिया में विश्व युद्ध होगा तो वो इस बाल्कन को लेके ही होगा। उस राजनीतिज्ञ की वो घोषणा कहीं आगे सिद्ध होती दिखाई आपको देगी। खैर, ये बाल्कन प्रायद्वीप, अब हम प्रथम विश्व युद्ध, जिसको हम बता चुके थे, जो 1914 से लेके 18 तक हुआ था, और जिसे विश्व युद्ध या सर्वांगिक युद्ध क्यों कहा जाता है, वो भी हमने आपको बताया था। सारी चीजों को समझने के लिए हम लेखन कार्य तो नहीं करा रहे हैं, लेकिन आप अगर इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको वो चीजें थोड़ी सी क्लियर होंगी। बार बार देखेंगे तो थोड़ी से ज्यादा और थोड़ी भी क्लियर होंगी। खैर, प्रथम विश्व युद्ध के अब हम कारणों पर आते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के पहले की पृष्ठभूमि हमने थोड़ी सी आपको बताई। अब हम प्रथम विश्व युद्ध के कारणों पर आते हैं। और प्रथम विश्व युद्ध के कारणों में ध्यान रखना, प्रथम विश्व युद्ध के कारणों में जब हम बात करेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के कारणों में जब हम बात करेंगे तो ध्यान रखना, यहाँ सबसे बड़ा कारण पहले निकल के आएगा साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी प्रतिस्पर्धा। साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी प्रतिस्पर्धा जो मुख्य रूप से होगी ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में। हालांकि जर्मनी के उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में शामिल होने की घटना 1870 के बाद, और कहें तो 1890 के बाद शुरू होती है। यहाँ हम थोड़ा सा उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा वाले टॉपिक में ही थोड़ा गहरा जाएंगे। अगर उसके कारणों को हम यहाँ लिखें तो सबसे पहले होगी कि साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा इसका
पहला कारण होगी, और उसी को हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। फिर आगे होगी, कहते हैं, कूटनीतिक संधियां। जो कूटनीतिक संधियां इस साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा का ही परिणाम थीं, जिनको शुरू करने का श्रेय उन्हीं बिस्मार्क भाई साहब को जाता है, जो जर्मनी के चांसलर थे। उन्होंने जर्मनी के एकीकरण के दौरान इतनी संधियां की, कूटनीतिक संधियां की, कि उन्हीं कूटनीतिक संधियों ने 2 गुट बनवा दिए। देशों के गुट जब बने, और जब एक देश में वो गुट बने थे सामूहिक सुरक्षा के दृष्टिकोण को लेके, विश्व इतिहास में, विश्व राजनीति में, कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत होता है कि अगर कोई गुट बन जाता है तो अगर उसी गुट पर कोई अटैक करता है तो उस गुट के सारे सदस्य लोग उस सदस्य राष्ट्र पर आक्रमण करेंगे। उसको संक्षिप्त में कहते भी हैं कि सबके लिए एक, सबके लिए एक और एक के लिए सब। इसी सामूहिक सुरक्षा के कारण, कूटनीतिक संधियों के कारण, छोटे छोटे कहते हैं 2 से 3 गुट यहाँ बनेंगे, और इन 2 गुटों में जाके होगा प्रथम विश्व युद्ध। तो कूटनीतिक संधियां, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। तीसरा कारण अगर आएगा तो वो आता है सैन्यवाद। जैसे ही देशों के गुट बने, जैसे ही देशों में संधियां हुई, जैसे ही देशों में साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा बढ़ी, उपनिवेशवादी प्रतिस्पर्धा बढ़ी, वैसे ही उनमें सैन्यवाद की प्रवृत्ति भी बढ़ी, क्योंकि सैन्य तत्व इस समय बहुत प्रबल हो चुका था और प्रत्येक समस्या का समाधान सैन्य रूप से ही देखा जाता था, युद्ध के रूप में ही देखा जाता था। यहाँ देशों के बीच में, साम्राज्यों के बीच में हथियारों की अंधी होड़ पैदा हो चुकी थी, और जब भी किसी देश के सामने समस्या आती थी तो उसका समाधान सैन्य प्रमुख या सैन्य शासक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता था। यहाँ और बुद्धिजीवियों को महत्व नहीं दिया जाता था जितना महत्व दिया जाता था किसी सैन्य शासक को। तो इस सैन्यवाद ने, इस शस्त्रों की अंधी होड़ ने भी प्रथम विश्व युद्ध को शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा जो जर्मनी और इंग्लैंड में मुख्य रूप से हुई, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा जर्मनी और इंग्लैंड में मुख्य रूप से हुई। हालांकि हमने ये नहीं कहा कि उसमें फ्रांस शामिल नहीं था, उसमें इटली शामिल नहीं था, उसमें ये फ्रांस और इटली भी शामिल थे। पहले से फ्रांस और जर्मनी एक दूसरे के शत्रु थे, और फिर बाद में जर्मनी का शत्रु इंग्लैंड भी हो गया। इसलिए हमारे आदरणीय चाणक्य ने कहा है कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है, इसलिए इंग्लैंड और फ्रांस एक हो गए। और इन्हीं इंग्लैंड और फ्रांस के साथ कहते हैं आगे रूस भी उनके साथ एक होकर कहते हैं एक त्रिगुट बना लेगा। ये जर्मनी भी कहीं पीछे नहीं रहेगा। ये जर्मनी भी कहते हैं अपने पड़ोसी ऑस्ट्रिया, जो ऑस्ट्रिया रूस के प्रति बैरभाव रखता था, उस ऑस्ट्रिया को साथ में लेके और इटली को साथ में लेके, जिस इटली का एकीकरण जर्मनी के साथ ही लगभग हुआ था। पूरे विश्व इतिहास में, पूरे यूरोप में 2 देशों के एकीकरण को पढ़ा जाता है। हमने जर्मनी के एकीकरण की तो बात कर ली, लेकिन इटली के एकीकरण की बात नहीं की। अगर आप जर्मनी इटली के एकीकरण को नहीं पढ़ते तो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की प्रतिस्पर्धा भी उतनी समझ में नहीं आएगी। हालांकि हम यहाँ केवल और केवल थोड़ा सा मेंशन कर रहे हैं कि जर्मनी का एकीकरण जो 1870 के आसपास हुआ, और उसी के साथ हुआ था एक देश इटली का भी एकीकरण, और ये देश उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की होड़ में बाद में शामिल हुए थे। कहते हैं दुनिया की बंदरबाट में उस सूर्य के नीचे इन्हें स्थान पाने का मौका बाद में मिला, और 1870 के बाद ये साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा बहुत तीखी हो गई, जो आगे चल के कूटनीतिक संधियों को भी जन्म देगी, जो आगे चल के सैन्यवाद को भी जन्म देगी, सैन्य होड़ को भी जन्म देगी, सैन्य तत्वों को भी जन्म
देगी। और इसके साथ एक और प्रबल कारण था प्रथम विश्व युद्ध का, वो प्रबल कारण था आपका, कहते हैं वो प्रबल कारण था सैन्यवाद के साथ, कहते हैं विकृत राष्ट्रवाद। विकृत राष्ट्रवाद या उसको उग्र राष्ट्रवाद भी कह सकते हैं। विकृत राष्ट्रवाद हम यहां लिख लें, उसको हम उग्र राष्ट्रवाद की संज्ञा भी दे सकते हैं। जो चौथा कारण है वो उग्र राष्ट्रवाद और विकृत राष्ट्रवाद की श्रेणी में आता है। अगर प्रथम विश्व युद्ध को भड़काने में साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा की भूमिका है, कूटनीतिक संधियों की भूमिका है, सैन्यकरण की भूमिका है, तो इस विकृत और उग्र राष्ट्रवाद की भी भूमिका है। हालांकि इस राष्ट्रवाद की प्रकृति को, इस राष्ट्रवाद की संकल्पना को कहीं ना कहीं फ्रांस की क्रांति ने जन्म दिया था। जब कभी हम फ्रांस की क्रांति पर विस्तृत चर्चा करेंगे तो राष्ट्रवाद के जनक के रूप में उसके सकारात्मक परिणाम को भी देखेंगे। लेकिन जब कभी कभी ये राष्ट्रवाद सामान्य भावना से अति की भावना पर पहुंच जाता है तो उसे उग्र राष्ट्रवाद बोला जाता है। जैसे कभी कभी आत्मविश्वास अपनी सरहदें पार कर जाता है और वो अति आत्मविश्वास हो जाता है तो उसे हम घमंड कहने लगते हैं। ऐसे ही नकारात्मक प्रभाव यहाँ उग्र राष्ट्रवाद का दिखाई भी देगा। हालांकि इटली जर्मनी का एकीकरण कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की, कहते हैं, प्रतिक्रिया है, राष्ट्रवाद का रूप है। लेकिन इस राष्ट्रवाद के साथ कहीं ना कहीं उग्र राष्ट्रवाद का प्रतिनिधि बनेगा कौन? जर्मनी। वो जर्मनी हर हाल में दुनिया के सूर्य के नीचे स्थान पाने के लिए झटपटाएगा। और वो जर्मनी जो एकीकरण के दौरान और एकीकरण के बाद भी बिस्मार्क के काल तक कभी उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की तरफ नहीं जाएगा। यहाँ बिस्मार्क का नाम फिर से लेंगे कि जब तक 1790 तक बिस्मार्क सत्ता में रहा, बिस्मार्क पावर में रहा, उसने फ्रांस को अपना सबसे बड़ा शत्रु माना और फ्रांस को शत्रु मित्र विहीन करने का हर प्रयास उसने किया। उसने कभी भी साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद की होड़ में जर्मनी को शामिल नहीं किया। लेकिन 1790 में विलियम केसर नाम के राजा की एंट्री होती है, विलियम केसर द्वितीय की एंट्री होती है और ये विलियम केसर उस बिस्मार्क को आगे निरंतर कार्य नहीं करने देता है और जर्मनी का ये सर्वे सर्वा अपने हठी व्यक्तित्व के कारण, अपने अहंकारी व्यक्तित्व के कारण, अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण कहीं ना कहीं प्रथम विश्व युद्ध का एक कारक वो भी बन जाता है। हालांकि अभी हम उग्र राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं तो इस उग्र राष्ट्रवाद में केवल जर्मनी ही नहीं, दूसरे देश ऑस्ट्रिया का नाम भी आएगा और उसके तात्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध के सर्बिया को भी इसमें आप पीछे नहीं रख सकते, क्योंकि सर्बिया और ऑस्ट्रिया ही प्रथम विश्व युद्ध के तात्कालिक कारण बनेंगे। सर्बिया और ऑस्ट्रिया ही प्रथम विश्व युद्ध के तात्कालिक कारण बनेंगे। लेकिन हम उस तात्कालिक कारण पर पहुंचे उसके पहले हम उग्र राष्ट्रवाद के साथ एक व्यक्ति का जिक्र कर चुके हैं जिसका नाम है विलियम केसर, जर्मनी का सम्राट। क्योंकि हमने बताया आपको कि बिस्मार्क की इच्छा कभी भी ब्रिटेन को या इंग्लैंड को चुनौती देने की नहीं थी। बिस्मार्क का जर्मनी का टारगेट तो फ्रांस था, उसका टारगेट हमेशा से फ्रांस था और उसकी विदेश नीति का, उसकी संधियों का एक ही मंतव्य था कि फ्रांस को कभी मित्रों से युक्त ना होने दें ताकि फ्रांस कभी इकट्ठा होकर जर्मनी से बदला ले और अल्लास लॉरेन के क्षेत्र के साथ और भी हानि पहुंचाए। लेकिन जैसे ही उस राजनीतिक बिस्मार्क का, कहते हैं, पतन होता है, विलियम केसर यहाँ का सम्राट बनता है, जहां उसे एक सशक्त जर्मनी मिला था, एक एकीकृत जर्मनी मिला था। जिस जर्मनी के एकीकरण की घटना प्रशा के नेतृत्व में, बिस्मार्क, प्रशा एक क्षेत्र है, एक राज्य है जिसने जर्मनी के एकीकरण की भूमिका को निभाया था।
यहाँ ध्यान रखना, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका बहुत ज्यादा थी। हाँ, हम भारत में भी एक व्यक्ति को बिस्मार्क के रूप में याद करते हैं और वो व्यक्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ हम थोड़ा सा विषयांतर करेंगे कि सरदार पटेल को कहा जाता है भारत का बिस्मार्क। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने बिखरे हुए भारत को इंटीग्रेटेड किया था, एकता के सूत्र में पिरोया था। जैसे यहाँ जर्मनी, बिखरे हुए जर्मनी को प्रशा के नेतृत्व में इकट्ठा किया था ओटो वन बिस्मार्क ने। तो यहाँ बिस्मार्क रिप्लेस होते हैं, और आ जाता है विलियम केसर, जिसके व्यक्तित्व को भी प्रथम विश्व युद्ध के एक कारणों में से एक माना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक 4 वर्ष 3 माह और लगभग 11-12 दिन हुआ है, वो प्रथम विश्व युद्ध, इसके कारणों की चर्चा हम कर रहे हैं। और उसके कारणों की चर्चा में सबसे पहले हमने रखा है साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, उपनिवेशवादी प्रतिस्पर्धा। दूसरे नंबर पर हमने कूटनीतिक संधियों को रखा है, जिनके जनक के रूप में हमने जर्मनी के बिस्मार्क का नाम लिया है। फिर हमने इन कूटनीतिक संधियों के साथ, साम्राज्यवाद के साथ सैन्यवाद की संकल्पना भी प्रस्तुत की कि देशों में हथियारों के लिए अंधी दौड़ लगी हुई थी। ये सैन्यवाद आपको आज भी दिखाई दे जाएगा, आज भी ये सैन्यवाद दिखाई दे जाएगा। और देशों के बीच में युद्ध के कारण ये सैन्यवाद या सैनिक या हथियारों की होड़ मानी जाती है। विकृत राष्ट्रवाद को भी हमने बताया कि राष्ट्रवाद की उग्र प्रवृत्ति, और राष्ट्रवाद की उग्र प्रवृत्ति कहते हैं जिसमें राष्ट्र अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते थे। राष्ट्रों के अलावा एक बुरा पहलू और था इसमें कि जाति विशेष भी अपने आप को श्रेष्ठता के पैमाने पर सबसे ऊपर रखती थी। उन्हें एक जातीय दंभ था, नस्ल का दंभ था, और वो शासन करना, दूसरे लोगों पर शासन करना अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानते थे। इस नस्लवाद को हम भारतीयों ने, हम गुलाम भारतीयों ने 200 वर्ष भोगा है। उस नस्लवाद को समझने में हमें ज्यादा, उस जातीय श्रेष्ठता को, उस ब्रिटिश दंभ को समझने में हमें ज्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए। खैर, हम कारणों को अगर जाते हैं तो उग्र राष्ट्रवाद, विकृत राष्ट्रवाद के साथ विलियम केशर का व्यक्तित्व भी 5वें कारणों के रूप में, विलियम केशर का व्यक्तित्व भी यहाँ पर आता है। ध्यान रखना, विलियम केशर का व्यक्तित्व भी यहाँ आता है। और तात्कालिक कारण पर हम पहुंचे, उसके पहले तात्कालिक कारण तक हम पहुंचे, हम पहले बता चुके हालांकि आपको, ऑस्ट्रिया के राजकुमार कहते हैं फर्डिनेंट की हत्या सर्बिया के द्वारा साराजेवो की राजधानी में कर दी गई थी, और उस घटना ने प्रथम विश्व युद्ध के विस्फोट को अंजाम दिया था। उस विस्फोट के बाद चिंगारी से चिंगारी जुड़ती गई, चिंगारी से चिंगारी जुड़ती गई, और विस्फोट पूरे यूरोप के बाद पूरी दुनिया में हुआ। हालांकि पूरा विध्वंस, सैन्य संघर्ष यूरोप महाद्वीप में ही प्रमुख रूप से हुआ, वो हम पहले चर्चा कर चुके हैं आपसे। लेकिन ध्यान रखना, इस तात्कालिक कारण के पहले 2 कारण और हमें याद आते हैं, और वो बता देना हम बहुत जरूरी समझते हैं। तात्कालिक कारण के पहले 2 कारण हमें याद आते हैं, और वो एक कारण है कि किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन की अनुपस्थिति, अंतरराष्ट्रीय संगठन की अनुपस्थिति, कि कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वहां नहीं था, कोई भी विश्व मंच ऐसा नहीं था जो 2 देशों के बीच में आए हुए गतिरोध को बैठा के, समझा के दूर कर सके। इस अंतरराष्ट्रीय संगठन के प्रयास हालांकि 1815 में वाटरलू के युद्ध के बाद वियना कांग्रेस के रूप में किए गए थे, जिसमें दुनिया के शक्ति संतुलन को बचाने का प्रयास दुनिया की कुछ सत्ताओं के द्वारा नेपोलियन के खिलाफ किया गया था। यहाँ फिर से हम शक्ति संतुलन का नाम ले रहे हैं कि वहां शक्ति संतुलन नेपोलियन की तरफ झुक रहा था। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख व्यक्ति नेपोलियन, तो उन्हें खत्म करने के लिए यूरोप की सारी शक्तियां इकट्ठी हुई थी, और यूरोप में नेपोलियन को पराजित करने के बाद पहली बार कोई संगठन की संकल्पना अगर आई थी तो वो आई थी वियना कांग्रेस में। हालांकि वो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई, और
जब प्रथम विश्व युद्ध के समय ये क्राइसिस आए, जब जर्मनी इंग्लैंड के खिलाफ मन ही मन तैयारी कर रहा है, मन ही मन शारीरिक रूप से भी तैयारी कर रहा है, फ्रांस जर्मनी के खिलाफ तैयारी कर रहा है और इंग्लैंड भी जर्मनी के खिलाफ तैयारी कर रहा है, रूस ऑस्ट्रिया से बैर भाव रख रहा है और इटली कहते हैं जर्मनी के साथ और ऑस्ट्रिया के साथ अपनी ट्रिपल अलायंस बना के कहीं ना कहीं मन में ये सारी चीजें घुस रहा है, तब एक अंतरराष्ट्रीय संगठन कहते हैं कोई एक मुखिया की अनुपस्थिति खल जाती है कि काश अगर कोई अंतरराष्ट्रीय संगठन होता तो इनके बीच आए हुए गतिरोध को समाधान वार्ता के माध्यम से समाप्त कर सकता था। हमें फिर से अपने भारत के एक राजनीतिक चिंतक आचार्य चाणक्य की याद आती है, जो समस्या का समाधान 4 शब्दों में बताते हैं, साम दाम दंड भेद। ध्यान रखना, सबसे पहले वो वार्ता की बात करते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान सबसे पहले बातचीत से होना चाहिए, तब साम दाम लगाना चाहिए, तीसरे में दंड सेना का प्रयोग होना चाहिए और चौथे में भेद का प्रयोग होना चाहिए। तो वो अंतरराष्ट्रीय संगठन की कमी यहाँ दिखाई देगी और अंतरराष्ट्रीय संगठन की कमी के कारण ये गतिरोध खत्म नहीं होंगे और हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध। अब हम आते हैं एक और कारण पर, जिसको कहते हैं, उस कारण को कहते हैं हम मीडिया की भूमिका। मीडिया ने, समाचार पत्रों ने कोई जवाबदेह भूमिका नहीं निभाई और इस अंतरराष्ट्रवाद को बढ़ाने में मीडिया ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मीडिया बोले तो उस समय आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ नहीं जाना, मीडिया बोले तो केवल समाचार पत्र। इंग्लैंड के समाचार पत्र जर्मनी पर आरोप कर रहे हैं और जर्मनी के समाचार पत्र इंग्लैंड पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और इन समाचार पत्रों ने सैनिकों के साथ साथ, राजनेताओं के साथ साथ आम जनमानस में भी दूसरे देशों के प्रति विद्रोह की भावना जगा दी थी। सैनिकों के साथ साथ, राजनेताओं के साथ साथ आम लोग भी युद्ध के लिए कमर कसे हुए थे। कह सकते हैं इस मीडिया ने लोगों के मानस को, इस कहते हैं समाचार पत्रों ने लोगों के मानस को युद्ध उन्माद से भर दिया था। तो एक कारक इस मीडिया की या इस प्रेस की या इस समाचार पत्रों की भूमिका को भी माना जाता है। अब सबसे आखिरी में आता है तात्कालिक कारण, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार हम बताएंगे कि ऑस्ट्रिया इस वॉल्कन प्रायद्वीप में अपने वर्चस्व को बढ़ाना चाहता था और रूस भी अपने दबदबे को, हालांकि रूस को साम्राज्यवाद से, उपनिवेशवाद से ज्यादा कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसके हित वॉल्कन प्रायद्वीप में आकर ऑस्ट्रिया से टकरा जाते थे। इसीलिए ये रूस आगे चल के ऑस्ट्रिया और जर्मनी के शत्रु पक्ष इंग्लैंड और फ्रांस के साथ एक हो जाएगा। यहाँ समझना बहुत जरूरी है कि जब रूस साम्राज्यवाद को, क्योंकि आपको रूस के उपनिवेश नहीं मिलेंगे कहीं, रूस और अमेरिका के साथ एक बहुत अच्छी चीज रही कि इनका विशाल क्षेत्र, विशाल संसाधन कभी इन्हें साम्राज्यवाद की ओर, उपनिवेशवाद की ओर नहीं धकेलेंगे। इसलिए ये दोनों देश इन चीजों की संकल्पना का भी विरोध मुखर रूप से तो कम से कम करेंगे। खैर, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन तात्कालिक कारण में कहते हैं कि बोस्निया हर्जेगोनिया को जो कि सर्बिया का एक भाग था, उसको ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य को दे दिया जाता है और इस बात से सर्बिया बहुत उद्यत हो जाता है। और सर्बिया, जिसको समर्थन दे रहा था अखिल स्लाव, एक जाति का नाम हम लेंगे, स्लाव जाति, इसके नाम पर, अखिल स्लाव जाति के नाम पर, जिसका पैराकोर, जिसका मुखिया रूस अपने को समझता था और स्लाव जाति को इकट्ठा करके एक क्षेत्र की संकल्पना वो चाहता था, उस स्लाव जाति के नाम पर वो सर्बिया को समर्थन दे देगा। और सर्बिया के लोग और सर्बिया का एक आतंकी गुट यहाँ के ऑस्ट्रिया के फर्डिनेंड राजकुमार की हत्या साराजेवो के क्षेत्र में कर देगा। हालांकि ऑस्ट्रिया इस हत्या से आग बबूला हो जाएगा और सर्बिया से
इस हत्या के लिए सफाई मांगेगा। सफाई ना देने पर ऑस्ट्रिया सर्बिया के खिलाफ जुलाई में युद्ध की घोषणा कर देता है। हालांकि अकेला ऑस्ट्रिया इतना सक्षम नहीं था। हालांकि आज के ऑस्ट्रिया की तुलना में उस समय ऑस्ट्रियाई साम्राज्य, हंगरी साम्राज्य बहुत बड़ा था, लेकिन इस ऑस्ट्रिया के साथ कहीं ना कहीं इस जर्मनी का समर्थन था और कहीं ना कहीं उस इटली की ट्रिपल अलायंस थी जो उसे उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा था। यहाँ ऑस्ट्रिया सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा करेगा, सर्बिया के साथ रूस आ जाएगा और इस रूस के साथ ये इंग्लैंड और फ्रांस भी आ जाएंगे। अब बारी है इस पक्ष की। तो जर्मनी, ध्यान रखना यहाँ हम बार बार मैप नहीं बना सकते, इसलिए आपको वहीं एडजस्ट करना पड़ेगा कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली भी दूसरे पक्ष के रूप में प्रथम विश्व युद्ध में कूद जाते हैं और ये विश्व युद्ध चलता है लगभग 4 साल तक। हालांकि अमेरिका इस युद्ध में पहले शामिल नहीं था, लेकिन जर्मनी ने जब 1917 में अमेरिकी युद्धपोतों को डुबोया, जहाजों को डुबोया, तो अमेरिका भी इस प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया। और अमेरिका के शामिल होते ही पड़ला जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली का जो भारी हो रहा था वो हल्का पड़ने लगा और अमेरिका ने निर्णायक भूमिका निभाते हुए इस प्रथम विश्व युद्ध में इस जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया वाले पक्ष को करारी हार झेलने पर मजबूर कर दिया। तो ध्यान रखना, एक तरफ इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और आपके कहते हैं रूस और अमेरिका भी शामिल हैं। हालांकि रूस साम्यवादी क्रांति 1917 के तहत अपना नाम वापस ले लेगा और उसके बाद इस तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया के साथ इटली और इनके साथ ऑटोमन साम्राज्य भी जुड़ा होता है। इस युद्ध में जीत होती है ब्रिटेन और फ्रांस वाले पक्ष की और हार होती है जर्मनी वाले पक्ष की। अब आते हैं हम इस युद्ध के परिणामों पर। हम आते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों पर आते हैं, जिसमें हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिणाम बड़े पैमाने पर दिखाई देंगे। वहीं से हमारी कहानी खत्म होगी। थोड़ा धैर्य बनाकर और रखें और प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों को समझने का प्रयास हमारे साथ आप करें। प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों को भी हम कुछ भागों में बांटकर देखेंगे। एक हमारा प्रयास है, सार्थक प्रयास है कि आपको प्रथम विश्व युद्ध की कहानी समझ में आ सके। कहीं अगर आप भटके हों तो भटकाने का प्रयास हमारा कहीं से नहीं था, लेकिन हाँ, विश्व युद्ध अगर आप यूपीएससी के स्तर पर पढ़ रहे हैं तो आपको विश्व की और घटनाओं को जानना पड़ेगा। खैर, वो सारी घटनाएं हमने ऑफलाइन क्लास में डिस्कस की हैं। ये मौका आया कि हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाना पड़ा, तो हमने उन चीज़ों को भी जोड़ा। खैर, आगे भी हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। अगर आपको कोई समस्या हो तो उसका समाधान हम प्रत्यक्ष रूप से करेंगे, इस प्लेटफॉर्म पर भी करेंगे। आप इस प्लेटफॉर्म का पूरा लाभ उठाएं और हमारा दायित्व है कि यूपीएससी के लेवल को हम टच करें। कोई केवल औपचारिकता न करें कि प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि, कारण और परिणाम कुछ समय में खत्म कर दिए, हम क्लास की तीसरी करते हैं। खैर, हम परिणामों पर बात करते हैं और परिणाम भी हम जल्दी समेटने का प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ा परिणाम तो ध्यान रखना, सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में इसके सबसे बड़े परिणाम आपको दिखाई देंगे। सामाजिक क्षेत्र में सबसे बड़ा परिणाम होगा कि महिला सशक्तिकरण की संकल्पना। जब पुरुष सारे युद्ध में व्यस्त होंगे तो महिलाएं घर से बाहर निकलेंगी और पुरुषों के सारे काम करेंगी। इसलिए महिला अधिकारों की मांग होगी, महिलाओं के सशक्तिकरण की मांग होगी, उनके महत्व को बढ़ाने की मांग होगी और दुनिया में महिला सशक्तिकरण की संकल्पना प्रथम विश्व युद्ध के बाद जोर पकड़ेगी। ये प्रथम विश्व युद्ध का पहला सामाजिक परिणाम माना जाता है।
महिला सशक्तिकरण के साथ साथ कहते हैं श्रमिकों की स्थिति में भी जबरदस्त बदलाव इस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान देखने को मिला। सामाजिक परिणामों में हम अगर देखेंगे, हो सकता है कि कोई परिणाम हम भूल जाएं, लेकिन जितने भी हम प्रयास करेंगे कि सामाजिक परिणामों में श्रमिकों की स्थिति काफी अच्छी हो गई, क्योंकि कुशल श्रमिकों की कमी हो गई तो कुशल श्रमिकों की मांग बढ़ गई, और कुशल श्रमिकों की मांग बढ़ी तो उन्होंने परिस्थितियों के अनुसार काम के घंटे, वेतन और सुविधाओं पर बात करना शुरू की। और इसी के तहत भारत में भारत में नहीं, दुनिया में श्रमिक कानून बनने लगे, और साथ ही एक अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन अस्तित्व में आया जिसे ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और प्रथम विश्व युद्ध की एक बहुत बड़ी सफलता है कि आज तक ये श्रमिक संगठन जिंदा है। प्रीलिम्स के एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध की कौन सी संस्था है जो आज भी अपने अस्तित्व में है, तो उसका नाम है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। ध्यान रखना, महिला सशक्तिकरण के साथ साथ श्रमिकों की स्थिति में भी प्रथम विश्व युद्ध के बाद जबरदस्त सुधार आएगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जबरदस्त सुधार महिलाओं की स्थिति में आएगा। लेकिन ध्यान रखना, और चीजों की अवनति यहाँ पर होगी। जैसे एक चीज है कि यहाँ पर एक और सामाजिक प्रभाव देखने को मिलेगा कि ये युद्ध सैनिकों से आगे बढ़कर जन सामान्य तक पहुंच चुका था। हवाई बमबारी हो रही थी जिससे बहुत से लोग मारे जा रहे थे, और जब लोग मारे जा रहे थे, अंधाधुंध तरीके से मारे जा रहे थे, तो उनकी डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा था, और उन मानव देह के सड़ने के कारण बहुत सी संक्रामक बीमारियां इस समय जन्मी थी। बहुत सी संक्रामक बीमारियां, चिकित्सा संबंधी सुविधा यहाँ नहीं थी, और बहुत सी संक्रामक बीमारियां, जैसी संक्रामक बीमारी थी कोरोना, वैसे ही बहुत सी संक्रामक बीमारियां इस समय उभरी। शिक्षा का स्तर इस समय काफी नीचे पहुंच चुका था। क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को पढ़ाई की जगह, कहते पढ़े लिखे लोगों को भी सेना में भर्ती किया गया, और जिन युवाओं को शिक्षा लेनी थी उन्हें सेना में शामिल कर लिया गया। जिन्हें पढ़ने के लिए जाना था उन्हें सेना में शामिल कर लिया गया। इसलिए कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर गिरा। एक सकारात्मक परिणाम और हुआ कि इससे नस्लवाद और क्षेत्रवाद की भावना को, कहते हैं नस्लवाद और क्षेत्रवाद की भावना को थोड़ा सा ठेस पहुंचा। क्यों पहुंचा? क्योंकि दुनिया भर के सैनिक जो उपनिवेशों में थे, उन्होंने दोनों पक्षों की तरफ से युद्ध किया, और जब भारतीय या एशियाई व्यक्ति अंग्रेजों के साथ मिलकर कांधे से कांधा मिलाकर युद्ध करेगा, तो वो उनके भय को, उनके डर को भी पढ़ पाएगा। उनके भय और डर को पढ़ पाएगा, तब वो नस्ल की श्रेष्ठता का दम्भ कहीं ना कहीं चूर हो जाएगा। इसका एक सकारात्मक परिणाम आपको और भी मिलेगा आगे प्रथम विश्व युद्ध का, कि जो भारतीय और जो दूसरे देशों के लोग, गुलाम देशों के लोग उपनिवेशों और साम्राज्यों की सेनाओं के साथ लड़ रहे थे, जब वो ये सब देख के आए तो उन्होंने अपने यहाँ के स्थानीय आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया, और ब्रिटिश श्रेष्ठता का भाव, कहते हैं पश्चिमी श्रेष्ठता का भाव उनके दिमाग से निकल गया। सामाजिक परिणामों में हम इतनी ही बात करेंगे। आगे आ जाते हैं इसके राजनीतिक परिणामों पर। और राजनीतिक परिणामों में खैर श्रमिक महत्व के साथ हम एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात कर चुके हैं। तो राजनीतिक परिणामों में प्रथम विश्व युद्ध में सबसे बड़ी चीज निकल के जो आएगी, वो आएगी साम्यवाद की विचारधारा। दुनिया को अगर समाजवाद और साम्यवाद की विचारधारा कहीं से मिली है, मजदूर संगठन, श्रमिक संगठन कहीं से मिले हैं, तो वो है प्रथम विश्व युद्ध की घटना नहीं, पूरी एक प्रक्रिया, जिसके कहते हैं मंथन से अमृत के रूप में समाजवाद या साम्यवाद की विचारधारा निकल के आएगी, और जिसका प्रतिनिधित्व करेगा साम्यवादी रूस। और यही साम्यवादी रूस आगे जाके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
राजनीतिक कारणों में ध्यान रखना, साम्यवाद की विचारधारा का उद्भव, और दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम होगा कि किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन की जो कमी महसूस कर रहा था विश्व पटल, उस अंतरराष्ट्रीय संगठन को प्रतिफलित करने के रूप में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना होगी। पहली बार व्यवस्थित रूप से कोई अंतरराष्ट्रीय संगठन अस्तित्व में आएगा जिसे लीग ऑफ नेशंस कहा जाएगा। हालांकि ये अंतरराष्ट्रीय संगठन अपनी भूमिका में पूर्णतः सफल नहीं हुआ, क्योंकि आप प्रश्न कर सकते हैं कि अगर सर अंतरराष्ट्रीय संगठन आ गया था तो द्वितीय विश्व युद्ध फिर क्यों हुआ। तो इस लीग ऑफ नेशंस को संकल्पना देने वाले वुडरो विल्सन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वो अपनी ही सीनेट से हार गए और लीग ऑफ नेशंस के सदस्य वो नहीं बन सके। और जब वो लीग ऑफ नेशंस के सदस्य नहीं बन सके तो ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने अनुसार इस अंतरराष्ट्रीय संगठन का संचालन किया और फिर आगे चल के ये द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों को या द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में असफल रहेगा। लेकिन आप याद रखना, ये लीग ऑफ नेशंस ही यूएनओ का पूर्ववर्ती संगठन है। अगर यूएनओ को पहले कोई संगठन बना था तो वह था लीग ऑफ नेशंस। हालांकि आगे हम देखेंगे तीसरे परिणाम के रूप में, राजनीतिक परिणाम के रूप में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कि यूरोप की शक्तियां प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप की शक्तियां ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी अपना प्रभाव खोने लगे थे और अमेरिका का प्रभाव दुनिया में बढ़ा था। अमेरिका के प्रभाव में वृद्धि, ध्यान रखना, अमेरिका के प्रभाव में वृद्धि ये प्रथम विश्व युद्ध का बहुत बड़ा परिणाम था। समाजवादी संकल्पना के साथ लीग ऑफ नेशंस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उपलब्ध होना और कहते हैं अमेरिका की शक्ति का बढ़ना, अमेरिकी उपनिवेश का बढ़ना या अमेरिका का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना अगर कहीं से निर्धारित हुआ है तो वो हुआ है प्रथम विश्व युद्ध के बाद। ध्यान रखना, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ये निढाल होते गए, शक्तिहीन होते गए और अंत में ताकतवर हो गया कौन? आपका अमेरिका। ध्यान रखना, इसी के बाद राजनीतिक प्रयासों के रूप में पेरिस शांति सम्मेलन होगा और पेरिस शांति सम्मेलन से ही शुरू होगी द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी। द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी पेरिस शांति सम्मेलन से ही होगी। राजनीतिक परिणामों में एक और परिणाम होगा कि पुराने राजतंत्रीय वंशों का नाश होगा, पुराने राजतंत्रों का नाश होगा और नवीन लोकतांत्रिक राष्ट्रों की स्थापना होगी। ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग साम्राज्य, टर्की के ऑटोमन साम्राज्य और रूस के जार शासक का अंत होगा और कई देशों में लोकतांत्रिक सरकारों की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख परिणामों में से एक रहेगी। और हम जाते जाते यह कहानी खत्म करने से पहले बताएंगे आपको कि इसके आर्थिक परिणाम। कोई भी युद्ध, ध्यान रखना, कोई भी युद्ध आर्थिक प्रगति लेके नहीं आता है, आर्थिक क्षति लेकर ही आता है और प्रथम विश्व युद्ध इनमें से अलग नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध ने बहुत बड़े स्तर पर आर्थिक क्षति पहुंचाई थी। कहते हैं खेत खलिहान बारूदों से भर चुके थे, उद्योग धंधे नष्ट हो चुके थे, कारखाने नष्ट हो चुके थे। इन सब का जीवन पर, आर्थिक जीवन पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। कहते हैं देशों की ऋणग्रस्तता काफी बढ़ गई थी, देशों को कर्ज के बोझ के तले दबने पर मजबूर होना पड़ा था। ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों की मदद करने अमेरिका को आगे आना पड़ा था, तब जाके अमेरिका का महत्व बढ़ा था। अपने कर्जों को पाटने के लिए, अपने यहाँ महंगाई से लड़ने के लिए, क्योंकि जब चीजों की आपूर्ति बंद हो गई, चीजें की आपूर्ति नहीं हो रही है, वस्तुओं की आपूर्ति नहीं हो रही है, अनाज की आपूर्ति नहीं हो रही है, तो उनकी मांग बढ़ेगी और मांग बढ़ेगी तो ध्यान रखना, मांग बढ़ेगी और उनकी आपूर्ति कम होगी तो महंगाई आपकी बढ़ेगी। साथ में देशों ने बहुत बड़े स्तर पर अपने नोटों का, कागजी नोटों का प्रचलन कर दिया। इससे मुद्रा का मूल्य भी काफी गिर गया। कुल मिलाकर प्रथम विश्व युद्ध के बाद की
आर्थिक परिस्थितियां इतनी विचलित करने वाली थी, इतनी ज्यादा विचलित करने वाली थी कि कुछ समय बाद ही विश्व को आर्थिक मंदी या आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। इतनी भयावह थी ये प्रथम विश्व युद्ध की आर्थिक परिस्थितियां। खैर, यहाँ हमने उसके सामाजिक परिणाम देखे, आर्थिक परिणाम देखे प्रथम विश्व युद्ध के, और राजनीतिक परिणाम भी देखे। और जहां ये राजनीतिक परिणाम खत्म होते हैं 1918 और 1919 में, जहां होती है पेरिस शांति सम्मेलन, फ्रांस के राष्ट्रपति क्लेमेंसको, ब्रिटेन के वुडरो विल्सन और अमेरिका के अमेरिका के राष्ट्रपति के नेतृत्व में जब ये कहते हैं पेरिस शांति सम्मेलन होता है, और इसी में जर्मनी, पराजित जर्मनी के साथ होती है वर्साय की संधि। उसी वर्साय की संधि के साथ ही, उसके परिणामों के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। अगली क्लास में हम उपनिवेशवाद, विउपनिवेशवाद के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी पर चर्चा करेंगे। उसकी पृष्ठभूमि जो वर्साय की संधि से बनेगी, फिर उसकी पृष्ठभूमि के साथ बहुत से कारण और कारणों के साथ उसका घटनाक्रम, और फिर उसके परिणाम के रूप में हम चर्चा करेंगे। हमने एक सार्थक प्रयास किया उपनिवेशवाद और विउपनिवेशवाद के साथ प्रथम विश्व युद्ध की समस्त घटनाओं को समझाने का। जय हिंद दोस्तों।